हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक बहुत ही रोमांटिक चाइनीज मूवी। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मूवी के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारे फीमेल लीड फ्रेंड को, जो कि इस वक्त एक एलिवेटर में मौजूद थी और काफी घबराई हुई थी। तभी उसके पास यूना आता है, जो उसको हाथ देकर उसे तसल्ली देने लगा और इसके साथ ही उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे किस करने लगा। तभी फ्रेंड को फील होता है कि उसकी हार्ट बीट काफी तेज हो चुकी है, लेकिन इसके साथ ही वो सिचुएशन को समझने की कोशिश करने लगी और सोचती है कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ, ये लड़का कौन है और ये मुझे क्यों किस कर रहा है, बल्कि मैं इसकी किस को इतना फील क्यों कर रही हूँ। और इसी के साथ हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं, जहाँ पर श्वेन अपना पार्सल डिलीवर करने के लिए एक बिल्डिंग के सामने खड़ी थी, पर वो अच्छे से जानती थी कि ये बिल्डिंग काफी बदनाम है और यही बात उसे बिल्कुल भी अच्छी ना लगी। वो सोचने लगी कि देखो जरा, क्या ये लड़कियों के जाने की जगह है, और ना चाहते हुए भी वो बिल्डिंग में इंटर होने लगी। एलिवेटर में इंटर होते ही श्वेन की नजर वहाँ पर मौजूद लड़कियों पर पड़ती है, जो कि काफी वेस्टर्न ड्रेसेस में मौजूद थी। तभी वो श्वेन की सिंपलिसिटी देखकर उसको बुली करने लगी, लेकिन श्वेन कोई रिएक्ट करती तभी श्वेन को उसकी मॉम की कॉल आ जाती है, जो कहने लगी कि देखो जरा, मेरी किस्मत कितनी फूटी हुई है, मेरी एक ऐसी बेटी है जिसे कोई भी पसंद नहीं करता। क्या जिंदगी में ये सब देखना ही बाकी रह गया था। मेरी बेटी की एज 29 ईयर्स है, लेकिन कोई भी लड़का उसे मुंह नहीं लगाना चाहता, बल्कि किसी को इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं। देखो श्वेन, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, अगर तुमने शादी के लिए हाँ ना की तो मैं आज के आज ही अपनी बिल्डिंग से छलांग लगाकर खुदकुशी कर लूंगी। जिस पर श्वेन कहने लगी, मॉम प्लीज ओवर एक्टिंग मत करें, आप अच्छे से जानती हैं मेरी लाइफ में कोई लड़का इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने किसी को अपनी लाइफ में आने ही नहीं दिया, क्योंकि मुझे मर्द अच्छे ही नहीं लगते। मैंने कभी किसी मर्द के लिए कुछ फील ही नहीं किया। जब मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं क्यों किसी लड़के से शादी करूँ। और हाँ, जहाँ तक आपकी खुदकुशी करने की बात है तो मैं आपको बता दूं कि हम फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, इसलिए प्लीज उल्टी सीधी बातें करके मुझे ब्लैकमेल मत करें। मैं आपकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आने वाली। अगर मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है तो बिला वजह शादी करके अपनी जिंदगी क्यों खराब करूं। खुद भी सुकून से रहें और मुझे भी सुकून में रहने दें। इसके साथ ही श्वेन एलिवेटर से बाहर जाती है तो सभी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगी, लेकिन एक्चुअली वो सब नहीं जानती थी कि उसी एलिवेटर में यूना भी मौजूद है। उन गर्ल्स के एलिवेटर से बाहर आने पर यूना की मॉम उन सबको वेलकम करती है और कहने लगी कि मैं कब से तुम लोगों का वेट कर रही थी। इतने में यूना भी एलिवेटर से बाहर आ चुका था, तो मॉम कहने लगी कि देखो, तुमने बहुत जबरदस्त काम किया यहाँ पर आकर, मैं अपने हीरो को इन लड़कियों से मिलवाना चाह रही थी। यूना कहने लगा, मॉम आपकी तबीयत ठीक नहीं थी और आपने मुझे यही बताया था, मैं यहाँ पर सिर्फ आपसे मिलने के लिए आया हूँ। जिस पर मॉम कहने लगी कि हाँ, मेरी तबीयत तो अब भी ठीक नहीं है, वो तो बस मैं तुम्हें देखकर थोड़ी सी एक्साइटेड हो गई। और तभी मॉम उसको लड़कियों से मिलवाते हुए कहने लगी कि देखो, 5 लड़कियों को मैंने बुलाया है, तुम्हें इनमें से जो भी अच्छी लगे तुम उससे शादी कर लेना। मॉम की इस बात ने तो जैसे यूना को फ्रस्ट्रेट ही कर दिया। तभी वो कहने लगा, मॉम मैं आपको बता चुका हूँ कि मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगा। तभी उसकी टक्कर श्वेन से होती है, जिसको देखते ही वो पहली नजर में पहचानते हुए कहने लगा, ये वही लड़की है जो एलिवेटर में मौजूद थी। जबकि यूना को अपने इतने करीब देखकर श्वेन सोचने लगी कि देखो, ये कितना हैंडसम है, बाकी लड़कों से बिल्कुल अलग। यूना को वहाँ रुकता देखकर उसकी मॉम वहाँ पर मौजूद लड़कियों को उसे सीड्यूस करने के लिए कहती है। तभी वो लड़कियाँ यूना के पास आकर कहने लगी कि क्या तुम हमारे साथ कुछ टाइम बिताना पसंद करोगे। जबकि उन सबको देखकर श्वेन उन्हें प्रोस्टिट्यूट समझने लगी। तभी वो सोचती है कि क्या मेरे पास डिलीवरी के लिए एक यही जगह बची थी, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं अपना नुकसान नहीं होने दूंगी, पार्सल तो मैं डिलीवर करके ही रहूंगी, भला मैं क्यों किसी की वजह से अपना नुकसान करूं। लेकिन तभी यूना की मॉम उसको वहाँ रुकते देखकर कहने लगी कि क्या तुम भी हमें ज्वाइन करना चाहोगी, बल्कि ऐसा करते हैं नंबर 5 तुम्हारा हुआ, तुम भी हमें ज्वाइन कर सकती हो। और यही बात श्वेन को काफी अजीब लगी। तभी वो कहने लगी, क्या तुम लोगों को मैं डिसेंट नहीं नजर आ रही, प्लीज मुझे अपनी तरह बनाने की कोशिश मत करो, मैं एक डिसेंट लड़की हूँ, मुझे तो तुम लोगों को देखकर ही घिन आ रही है, मुझे अपनी तरह मत समझो। लेकिन मॉम की सुई तो जैसे अपनी ही बातों पर अटकी हुई थी। तभी वो कहने लगी कि हमें भी तो डिसेंट ही लड़की चाहिए, क्या तुम्हें यूना अच्छा नहीं लगा, प्लीज मेरी बात सुनो और समझने की कोशिश करो। और इसी छीना झपटी में मॉम के पास मौजूद अंडरगारमेंट्स नीचे गिर जाती हैं। तो वो एक्सप्लेनेशन देते हुए कहने लगी कि एक्चुअली ये मुझे मेरे नेबर्स ने रिकमेंड किया था और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जबकि श्वेन का तो अब जैसे जिंदगी का मकसद ही वहाँ से भागना रह गया था। श्वेन वहाँ से भागने की भरपूर कोशिश कर रही थी, जबकि उसको ऐसा करते देखकर यूना भी उसके पीछे पीछे एलिवेटर में घुस चुका था। उसके पास आते हुए यूना उसे अपने करीब लाकर किस करते हुए मन ही मन में कहने लगा, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम लड़कों को पसंद नहीं करती, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, आखिर मुझे भी तो किसी न किसी तरह इन लड़कियों से जान छुड़ानी ही है। जबकि यूना को श्वेन के करीब जाते हुए देखकर उसकी मॉम काफी खुश हो चुकी थी और उन दोनों की पिक्चर्स क्लिक करने लगी। यूना के करीब आने पर श्वेन की हार्ट बीट काफी तेज हो चुकी थी और इसी बात ने उसको काफी हैरान कर दिया, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि वो लड़कों के लिए फीलिंग्स नहीं रखती। तभी वो काफी कंफ्यूज हो चुकी थी। अपनी तसल्ली के लिए वो एक दफा फिर यूना के करीब आते हुए उसे किस करने लगी और तभी यूना को भी फील होता है कि वो किस को काफी फील कर रहा है और यही बात उसे भी काफी अजीब लगी। वो
सोचने लगा कि आखिर मैं किसी लड़की के लम्स को कैसे फील कर सकता हूँ, जबकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि मेरे मन में कभी भी लड़कियों के लिए कोई फीलिंग्स नहीं आती। यही वो मोमेंट था जब उन दोनों को फील होता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स फील कर रहे हैं, और यही चीज उन दोनों को ही काफी अजीब लगी। लेकिन उन दोनों के ऑपोजिट यूना की मॉम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। तभी वो चीख चीख कर कहने लगी कि मेरे बेटे ने इस केस को 30 साल से संभाल के रखा, और देखो बिल आखिर उसको कोई लड़की पसंद आ ही गई। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपनी खुशी का इजहार कैसे करूं। इस दिन को देखने के लिए तो मेरी आंखें ही तरस गई थी। तभी श्वेन कहने लगी कि क्या ये आपका बेटा है? तो इसका मतलब है कि आप दोनों माँ और बेटे हैं, यानी कि मेरी ही सोच गलत थी। जिस पर यूना उसे पूछने लगा कि क्या मतलब, तुम क्या सोच रही थी? इतने में वहाँ पर मौजूद लड़कियाँ कहने लगी कि ये सब क्या हो रहा है, अगर यही तमाशा करना था तो फिर यहाँ हमें बुलाकर हमारी इंसल्ट करने की क्या जरूरत थी। जिस पर मॉम कहने लगी कि तुम लोग गलत समझ रही हो, मैंने तुम लोगों को जिस मकसद के लिए यहाँ पर बुलाया था मेरा वो मकसद पूरा हो चुका है। मेरे बेटे को उसकी पसंद की लड़की मिल चुकी है। जिस पर श्वेन कहने लगी ये सब क्या हो रहा है, क्या कोई मुझसे मेरे ओपिनियन के बारे में पूछना पसंद करेगा? जिस पर यूना उसे कहने लगा मैं तुम्हें बता दूं कि अगले महीने हम दोनों की शादी होने वाली है और तुम मुझे मना बिल्कुल भी नहीं करोगी। अपने बेटे के मुंह से ये अल्फाज सुनते ही यूना की मॉम तो जैसे खुशी से पागल ही होने लगी और कहने लगी कि तुम लोगों को क्या पता इस दिन का मैंने सारी जिंदगी कितना वेट किया था। लेकिन उनकी बातों को इग्नोर करते हुए श्वेन यूना से कहने लगी कि देखो तुम मेरी लाइफ के डिसीजंस नहीं ले सकते, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अपनी हद में रहो। लेकिन मॉम भी भला कहाँ उसकी सुनने वाली थी। तभी अपने हाथ से ब्रेसलेट उतारकर श्वेन को पहनाते हुए कहने लगी कि आज से तुम मेरी बहू हो और मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि अपने इस फैसले पर तुम कभी नहीं पछताओगी। मॉम के इस फैसले पर वहाँ पर मौजूद लड़कियाँ बुरी तरह से रिएक्ट करते हुए कहने लगी कि यूना सिर्फ हमारा है, हम इसको किसी को भी नहीं होने देंगे। लेकिन मॉम उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहती हैं, जबकि लड़कियों को काम डाउन करने के लिए उनसे कहने लगी कि मैं तुम लोगों को एक बहुत बड़े ब्रांड के लिमिटेड एडिशन बैग्स देने वाली हूँ जो कि काफी एक्सपेंसिव है, पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोगों को बहुत पसंद आने वाले हैं। और लड़कियाँ तो जैसे इतने में ही खुश हो गयी। मूवी आगे बढ़ती है तो हम श्वेन को देखते हैं जो कि इस वक्त यूना के साथ उसकी गाड़ी में मौजूद थी। तभी वो गाड़ी से उतरने की कोशिश करने लगी तो यूना डोर लॉक कर देता है, जिस पर श्वेन उसको ऐसा करने से मना करते हुए पुलिस को कॉल करने लगी तो यूना ने उससे उसका फोन भी छीन लिया और उसे कहने लगा कि मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। क्या तुम मेरे साथ एक फेक मैरिज कर सकती हो, लेकिन इसका पीरियड लाइफ टाइम होगा और उसके लिए मैं तुम्हें 5 मिलियन युवान भी दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास सोचने के लिए सिर्फ 3 सेकंड का टाइम है। अगर तुमने सोचने के लिए 3 सेकंड से 1 सेकंड भी ऊपर लिया तो ये डील तुम्हारे लिए वैलिड नहीं रहेगी। तभी वो कहने लगी कि तुम मुझे बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हो। मैं तुम्हारे साथ बल्कि किसी के साथ भी फेक मैरिज करके अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहती। लेकिन मन ही मन में सोचने लगी कि 5 मिलियन युवान एक बहुत बड़ी अमाउंट है। इतनी सारी रकम के बारे में मैंने पहले कभी सुना भी नहीं था। मैं इस डील को कैसे रिजेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन तुमने सोचने के लिए मुझे बहुत कम टाइम दिया है। ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ शादी करके अपनी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं इतनी बड़ी अमाउंट को रिजेक्ट भी नहीं कर सकती। तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हो? और यही चीज थी जो उसको बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रही थी। लेकिन बिल आखिर वो कह देती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए राजी हूँ। और अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई और वो मन ही मन में कहने लगी कि इसे मुझे इतना प्रेशराइज नहीं करना चाहिए था। इसको इस बात का एहसास होना चाहिए था कि इसकी ये बातें मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी दिला सकती हैं। मूवी के अगले सीन में यूना श्वेन को लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुका था, जहां पर वो सिस्टर से कह रहा था कि पीजी से इमरजेंसी रूम में ले जाए, इसका ब्लड प्रेशर चेक करे, इसकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। श्वेन के लेकर जाने की थोड़ी देर बाद उसको रियलाइज होता है कि खुद उसकी हार्ट बीट भी काफी ज्यादा फास्ट हो चुकी है। तभी सिस्टर उसके पास आते हुए उससे कहने लगी कि वो पेशेंट आपसे मिलना चाहती है। जब वो श्वेन से मिलने गया तो श्वेन उससे कहने लगी कि प्लीज मुझसे दूर मत जाओ, अगर तुम मुझसे दूर चले गए तो शायद मैं जिंदा ना रह सकूं। सीन शिफ्ट होता है तो हम श्वेन को देखते हैं जो कि इस वक्त यूना के साथ मौजूद थी। तभी यूना उससे कहने लगा कि अगर तुम मेरे साथ फेक मैरिज के लिए राजी हो तो तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। तभी वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। तभी यूना से मिलने के लिए उसका एक डॉक्टर फ्रेंड वहाँ पर आता है जो उसको हक करते हुए कहने लगा कि 48 आवर्स तक कंटिन्यूअसली काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस पर यूना उसे रिलैक्स करता है और तभी श्वेन को फील होता है कि अपने फ्रेंड से मिलते ही यूना काफी ज्यादा खुश हो चुका था और अचानक से उसको रियलाइज होता है कि यूना ने कहा था कि उसको लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसका मतलब है कि वो लड़कों में इंटरेस्टेड है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गे है। फ्रेंड के जाने के बाद यूना श्वेन के पास आता है तो वो कहने लगी मैं जानती हूँ कि हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट लाइफ टाइम के लिए है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इसमें कुछ रूल्स भी ऐड करने चाहिए, जैसा कि हम दोनों कभी भी एक दूसरे के प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। और यही बात सुनते हुए यूना काफी खुश हो गया और वो कहने लगा एक रूल इसमें ये भी होना चाहिए कि हम कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर हम दोनों में से किसी ने भी इन रूल्स को वायलेट करने की
की कोशिश की तो ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा और इसके साथ ही वो इन दोनों रूल्स को अपने कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करते हैं। और इसके साथ ही श्वेन सोचने लगी कि मैं 4-4 जॉब्स करती थी, वो भी सिर्फ इस टारगेट को अचीव करने के लिए कि 60 साल की होने से पहले ही मैं किसी तरह 3 मिलियन युवान जमा कर लूं, ताकि जिंदगी के आखिरी हिस्से में मैं इन्हें यूज कर सकूं। क्योंकि शादी करने का तो मेरा दूर दूर तक कोई प्लान नहीं था, लेकिन देखो जरा लाइफ कितनी अनप्रिडिक्टेबल है। 60 साल तो छोड़ो, अभी मैं 30 साल की भी नहीं हुई और मेरे पास 5 मिलियन युवान है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा किसी को कोई ख्वाहिश हो सकती है। सीन शिफ्ट होता है तो हम श्वेन को देखते हैं जो कि इस वक्त यूना के घर में इंटर हो रही थी। तभी यूना की मॉम उसको वार्म वेलकम करती है और उसे कहने लगी कि मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। मैं तुम्हें सलामी के पैसे देना तो भूल ही गई, बल्कि रुको मैं तुम्हें अभी सेंड करती हूँ। और इसके साथ ही वो उसे अली पे पर 1 मिलियन युवान सेंड करती है, जिसको देखते ही श्वेन को तो यकीन ही ना आया और वो सोचने लगी कि आखिर किस्मत की देवी इतनी अचानक से उस पर इतनी मेहरबान कैसे हो गई। तभी मॉम उसे कहने लगी कि इस घर को अपना ही घर समझो, यहाँ परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें यहाँ पर किसी किस्म की कोई भी परेशानी हो तो बिला झिझक मुझे बता देना। और हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट तो दिखाना भूल ही गई, तुम जरा मेरे साथ चलो। और इसके साथ ही वो श्वेन को अपने साथ लेकर जाकर उसे वो गोल्ड बार्स दिखाने लगी जो उन्होंने उसे गिफ्ट करने थे। और उनको देखकर ही श्वेन के चेहरे पर जो खुशी आई वो आसानी से फील की जा सकती थी। गोल्ड को हाथों में उठाकर वो सोचने लगी कि इसका वेट कम से कम भी 2 kg होगा और मैं जानती हूँ कि ये मेरी जिंदगी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। यकीनन इसकी वर्थ बहुत ज्यादा होगी। तभी मॉम उसे कहने लगी कि मेरी नजरों में तो ये वर्थलेस है, मैं तुम्हें अपने घर की सबसे ज्यादा वर्थी चीज दिखाती हूँ। और ये कहते ही वो श्वेन को वो प्राइसेस दिखाने लगी जो उन्होंने आज तक अपनी लाइफ में जीते थे और कहने लगी मुझे नहीं लगता कि हमारे घर में इससे ज्यादा वर्थी कुछ होगा। जिस पर श्वेन कहने लगी मुझे नहीं लगता कि ये प्राइसेस इस गोल्ड से ज्यादा वर्थी हैं। तभी मॉम उसे कहने लगी कि देखो बेटा, तुमने मेरे बेटे को चूज करके बहुत अच्छा किया। तुम दोनों की जोड़ी चांद और सूरज की जोड़ी है। मैं तुम्हें पूरा यकीन दिलाती हूँ कि तुम्हें कभी भी अपने फैसले पर पछतावा नहीं होगा और तुम यहाँ पर बहुत अच्छी लाइफ गुजारने वाली हो। बस अब मैं चाहती हूँ कि जल्द अज जल्द तुम्हारी गोदधारी हो जाए और तुम अपने जैसे खूबसूरत बच्चे को जन्म दो। जिस पर वो सोचने लगी कि पता नहीं ये आंटी क्या क्या सोचती रहती हैं, अगर ये अपनी फैंटेसीज को थोड़ा सा लगाम दे दे तो बहुत अच्छा होगा। और इसके साथ ही वो कहने लगी कि देखिए आंटी, आप जानती हैं कि माँ बनना हर लड़की का सपना होता है और मेरा भी यही सपना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा ये सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता। कम से कम जब तक मैं यूना के साथ हूँ ये सब बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसलिए अच्छा होगा कि आप इस तरह के सपने देखना बंद कर दें। और इस बात ने तो जैसे आंटी का दिल ही तोड़ दिया। और वो कहने लगी क्या मतलब, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मेरा बेटा फिट नहीं है या उसे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है? देखो वो कितना हैंडसम है। लेकिन कोई बात नहीं, देखो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो सबको ही होती हैं। अगर तुम लोग ट्रीटमेंट करो तो सब ठीक हो जाएगा। बल्कि रुको जरा, मैं तुम्हें अभी ट्रीटमेंट के लिए पेमेंट करती हूँ। और इसके साथ ही वो श्वेन को 1 मिलियन युआन की पेमेंट करती है, जो देखते ही श्वेन बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी। लेकिन श्वेन की खुशी देखकर भी आंटी को तसल्ली नहीं हुई। तभी वो एक दफा फिर उसको 4 मिलियन युआन की पेमेंट करते हुए कहने लगी, देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि ये सब बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज इस मुश्किल में मेरे बेटे को छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। उसको तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। बल्कि मुझे लगता है कि अगर तुम दोनों ही डिटरमिन्ड रहो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम दोनों को एक साथ कोशिश करनी है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग सब ठीक कर दोगे। आंटी के इस जेस्चर पर श्वेन सोचने लगी कि ये कितना टचिंग है, लेकिन पता नहीं क्यों हमेशा ऐसी फीलिंग्स क्यों आती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर गलत हो रहा है। एक सीन में हम श्वेन को देखते हैं जो कि इस वक्त यूना के साथ अपने पोर्शन में मौजूद थी। अभी श्वेन अपने रूम के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का नोटिस लगाते हुए यूना को गुड नाइट कहने के बाद अपने रूम में जाकर सोने लगी। तभी यूना सोचने लगा कि कहीं ये लड़की मुझसे बचने के लिए ये सब तो नहीं कर रही। और इसी दौरान उसको अपनी मॉम की आवाजें आती हैं जो कि उसको काफी डिस्टर्बिंग लग रही थी। लेकिन जल्द ही उसको रियलाइज होता है कि उसकी मॉम अंदर आने की कोशिश कर रही है। तभी वो चीखते हुए कहने लगा, मॉम हम सो रहे हैं। उसकी चिल्लाती हुई आवाजें मॉम तक पहुंचती इससे पहले ही श्वेन उसके पास आकर उसे जबरदस्ती अपने रूम में ले जाती है और कहने लगी कि कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मॉम अंदर आती है तो यूना श्वेन के साथ उसके बेड में मौजूद थी। तभी मॉम कहने लगी कि यहाँ पर इतनी खामोशी क्यों है? ऐसा फील ही नहीं हो रहा जैसे रूम के अंदर 2 लोग मौजूद हों। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यूना और श्वेन को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि इतनी खामोशी भी ठीक नहीं। तभी श्वेन चिल्लाने लगी और उसकी आवाजें सुनते ही मॉम को रियलाइज होता है कि मेरा बेटा वाकई ठीक नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने अपने इंसिस्टर से प्रे की है, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसके बाद वो अपने साथ लाई हुई चीजें उनके रूम में रखने के बाद प्रे करने लगी कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाए। मैं चाहती हूँ कि जल्द अज जल्द मेरे हाथों में मेरा पोता आ जाए। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा हिम्मत नहीं हारेगा। एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं इस बात पर पूरा यकीन रखती हूँ। मॉम वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन उनके जाने के बाद भी यूना और श्वेन एक दूसरे के करीब होते जा रहे थे और तभी उन दोनों को अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल न रहा। गुजरता वक्त उन दोनों को बहका रहा था और उन दोनों को ही रियलाइज न हुआ कि वो दोनों अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। मूवी आगे बढ़ती है तो सुबह होने पर यूना की आंख खुली तो वो देखता है कि श्वेन उसके पास ही मौजूद है। तभी वो श्वेन की ब्यूटी से इम्प्रेस होते हुए सोचने लगा कि कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है।
है। लेकिन यूना को उसके सवाल का जवाब मिलता तभी श्वेन की भी आंख खुल चुकी थी, जो यूना को अपने करीब देखते हुए सोचने लगी कि ये मैंने क्या कर दिया, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे अपनी लिमिट में रहना चाहिए था। लेकिन वो दोनों अभी सिचुएशन को समझ पाते तभी वहाँ पर मॉम आ जाती है, जो उन दोनों को एक साथ देखते हुए कहने लगी, मैं तुम लोगों को बता नहीं सकती कि तुम लोगों को देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। लेकिन यूना उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है और कहने लगा कि प्लीज हमारी प्राइवेसी का कुछ तो ख्याल करें। मॉम के जाने के बाद यूना श्वेन से पूछने लगा कि क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे रही है, और श्वेन अच्छे से जानती थी कि ये उसकी हार्ट बीट है। उसे ये भी मालूम था कि हार्ट बीट की तेजी की वजह यूना की कुर्बत है, लेकिन वो ऑब्वियसली उसके सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे याद आता है कि यूना ने क्या कंडीशंस रखी थी। रूल्स के मुताबिक उन दोनों को ही एक दूसरे के करीब नहीं होना और एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करनी। तभी वो कहने लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इनफैक्ट कल रात हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ प्लीज तुम उसे मेरी आखिरी गलती समझकर भूल जाओ। तभी यूना कहने लगा कि जो कुछ भी हुआ उसका मुझे कोई पछतावा नहीं है, इनफैक्ट मुझे भी लग रहा है कि तुम ओवर थिंक कर रही हो। अचानक से यूना को फील होता है कि उसके हार्ट में पेन हो रहा है। उसके एक्सप्रेशंस देखते हुए श्वेन उससे पूछने लगी कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर वो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस सिर्फ तुम्हें ये समझाना चाह रहा था कि कल रात जो भी हुआ उसके बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं और न ही वो सब अपने दिल पर लेने की कोई जरूरत है। इसकी बात सुनने के बाद श्वेन सोचने लगी, इसने मुझसे खुद ही कह दिया है कि कल रात जो कुछ भी हुआ मुझे उसको अपने दिल पर नहीं लेना, तो इसका मतलब है कि इस सब में मेरा कोई रोल नहीं। ऑब्वियसली जो कुछ भी हुआ वो सब यूना की वजह से हुआ, और वैसे भी मैं इतनी आसानी से 10 मिलियन युवान खोने नहीं दे सकती। मुझे अपने मन को काबू में रखना होगा और मैं जानती हूँ कि ये मैं बहुत आसानी से कर सकती हूँ। इतने में श्वेन के फोन पर उसका अलार्म बजता है, तो वो कहने लगी कि मुझे देर हो रही है, मुझे आज बिल्कुल भी देरी नहीं करनी। नेक्स्ट सीन में श्वेन अपने वॉशरूम में खड़ी थी और वो सोच रही थी कि मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम अपने हस्बैंड के साथ नाइट स्पेंड की है, ये ऑब्वियसली बहुत अच्छा है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये सब इतना अमेजिंग भी हो सकता है। तभी उसको अपनी मॉम याद आने लगी, जो बहुत ही प्यार से उसकी आंखों पर दवा लगाते हुए उसे कह रही थी कि अगर कभी भी तुम लड़कों के करीब जाने की कोशिश करोगी तो तुम्हारी आंखों पर दाने निकलेंगे, इसलिए तुम्हें कभी भी लड़कों के करीब नहीं जाना। इनफैक्ट तुम जितना भी लड़कों को अवॉइड कर सको तुम्हें करना चाहिए। और इसके साथ ही वो अपनी आईज चेक करती है कि कहीं यूना के साथ नाइट स्पेंड करने की वजह से मेरी आईज पर लंप ना आ गया हो, लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तभी वो खुद को रिलैक्स करते हुए कहने लगी कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं अब एक मैच्योर लड़की हूँ और मैं मैरिड भी हूँ, तो ये सब मेरी जिंदगी का एक नॉर्मल हिस्सा बनने वाला है। और वैसे भी यूना ने तो मुझे पहले ही कह दिया था कि मुझे ओवरथिंक नहीं करना, कल रात जो कुछ भी हुआ मैं उसे अपने सर पर सवार नहीं करना चाहती। और इसके साथ ही वो खुद को काम करने लगी। नेक्स्ट सीन में हम श्वेन को देखते हैं, जो कि इस वक्त बस स्टॉप पर खड़ी थी और अपने बस का वेट कर रही थी। तभी वो देखती है कि यूना की गाड़ी उसकी तरफ आ रही है, वो यूना को अवॉइड करती है। तभी वो कहने लगा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम आज लेट नहीं होना चाहोगी, इसलिए जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। ये सुनने के बाद ना चाहते हुए भी श्वेन को गाड़ी में बैठना पड़ा, क्योंकि वो बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहती थी। यूना उससे पूछने लगा कि तुम्हें कहाँ जाना है। इसके जवाब में वो कहने लगी कि एक्चुअली मैं अपनी ड्यूटी के लिए लेट नहीं होना चाहती, इसलिए प्लीज मुझे कन्वीनियंस स्टोर पहुँचा दो। तभी यूना कहने लगा, मुझे लगता था कि तुम डिलीवरी गर्ल हो, तुम तो शायद पार्सल्स डिलीवर करती थी ना। तभी वो कहने लगी कि एक्चुअली मैं चार जॉब्स करती हूँ, सुबह मैं स्टोर पर होती हूँ, रात को मैं डिलीवरी करती हूँ, डे टाइम को मैं एक और काम करती हूँ और वीकेंड पर मैं आर्टिकल्स लिखती हूँ। तभी यूना उससे कहने लगा कि अब तुम्हारे पास 5 मिलियन युवान मौजूद है, तुम्हें इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि 5 मिलियन युवान एक अच्छी खासी रकम है। तभी श्वेन कहने लगी कि वो रकम मैंने अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से के लिए बचा कर रखी है, मैं उसको बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहती। इसके साथ ही यूना उसे जिंजर टी ऑफर करता है, तो वो पूछने लगी कि ये किस लिए, जिस पर वो कहने लगा कि एक्चुअली ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है, मैंने नोटिस किया है कि तुम्हारे हाथ और पाँव काफी ठंडे रहते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें जिंजर टी को अपनी डाइट में जरूर ऐड करना चाहिए। यूना के इस ऑब्जर्वेशन पर श्वेन काफी इम्प्रेस हुई। यूना का नरम पड़ता दिल देखकर वो सोचने लगी क्यों ना मौके से फायदा उठाया जाए। तभी वो उसे कहने लगी, मैंने नोटिस किया है कि तुम काफी केयरिंग हो। अचानक से श्वेन को यूना का हॉस्पिटल में उस लड़के से मिलना याद आता है। तभी वो उससे पूछने लगी कि क्या तुम किसी को पसंद करते हो, मेरा मतलब है कि क्या तुम्हारी लाइफ में कोई मौजूद है। जिस पर यूना कहने लगा कि हाँ कोई है तो सही, मैं पसंद तो वाकई करता हूँ, लेकिन एक्चुअली मुझे अभी अपनी फीलिंग्स के बारे में सही पता नहीं है। लेकिन श्वेन उसकी तेजी से चलती हुई सांसें और उसकी बढ़ती हुई हार्ट बीट फील कर चुकी थी। तभी वो कहने लगी, मुझे पहले से ही आइडिया था कि तुम्हारे दिल में ऐसी फीलिंग जरूर है। लेकिन यूना उसको टोकते हुए कहने लगा, तुमने कहा था कि तुम्हारे मन में लड़कों के लिए कोई फीलिंग्स नहीं
नहीं होती, तो फिर तुम ये सब कैसे जानती हो? क्या तुम्हारे मन में भी किसी के लिए फीलिंग्स मौजूद हैं? जिस पर वो कहने लगी कि ऑफ कोर्स मैं इस बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। एक्चुअली मैंने इस बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो सबको ही होता है। यूना जो उसके मुँह से अपने लिए कुछ सुनने का वेट कर रहा था, उसका ये जवाब सुनकर काफी बदमजा हो गया। तभी उसके फोन पर एक दफा फिर अलार्म बजता है और उसको रियलाइज होता है कि वो काफी लेट हो चुकी है। तभी वो चिल्लाने लगी और कहती है कि देखो मुझे कितनी देर हो गई, जबकि आज मैं इस डिटर्मिनेशन के साथ उठी थी कि मुझे बिल्कुल भी लेट नहीं होना। सीन शिफ्ट होता है तो हम श्वेन को देखते हैं, जो कि इस वक्त भागते हुए अपने स्टोर में इंटर हो रही थी। तभी वहाँ पर मौजूद मैनेजर कहने लगा कि इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी चेक इन नहीं करने दूंगा। मैंने तुम्हें पहले ही वार्न कर दिया था कि तुम्हें लेट नहीं होना, लेकिन तुम पर किसी बात का असर नहीं होता। मुझे लगता है आज वो दिन आ ही गया है जब मुझे तुम्हें सबक सिखाने की जरूरत है। ऐसे लगता है जैसे तुम्हें इस जॉब की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर श्वेन उनसे कहने लगी कि देखिए इतनी स्ट्रिक्टनेस करने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर ट्रैफिक इतनी ज्यादा है, आप जानते हैं किसी को भी देर हो सकती है। लेकिन वो मैनेजर को कन्विंस ना कर सकी। तभी वो कहने लगा कि तुमने इस बात को अपने रोज का मामूल बना लिया है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। क्या तुमने इस जॉब को कोई मजाक समझ लिया है? तुम बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो और यही बातें हैं जो मुझे आज स्ट्रिक्ट कदम उठाने पर मजबूर कर रही हैं। जब मैनेजर किसी भी तरह मानने पर तैयार नहीं था तो श्वेन उसे कहने लगी कि ठीक है, अगर आप इस तरह से राजी नहीं होते तो आप मेरी सैलरी से 200 युआन काट सकते हैं। लेकिन ये बात भी मैनेजर को कन्विंस ना कर सकी। तभी वो कहने लगा कि अपनी अमाउंट अपने पास रखो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी चेक इन नहीं करने दूंगा। और इसके साथ ही वो अपना हाथ बढ़ाकर उसको रोकता है। तभी यूना आगे बढ़ते हुए मैनेजर का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहने लगा कि अपनी हद में रहना। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए श्वेन चेक इन कर चुकी थी, लेकिन ये सब भी उसके काम ना आया। तभी मैनेजर उसे कहने लगा कि तुम्हें शायद आइडिया नहीं, लेकिन तुम अपनी हद से बढ़ रही हो, अब मैटर काफी सीरियस हो चुका है। आज मैं तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा जरूर दूंगा, आखिर तुम्हें भी तो पता चले कि गलती को रिपीट नहीं किया जाना चाहिए। मैं तुम्हें फायर करता हूँ। जिस पर वो पूछने लगी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको मुझे फायर करने का हक किसी ने नहीं दिया। जब भी मैनेजर कहने लगा कि तुम शायद भूल चुकी हो कि मैं इस स्टोर का मैनेजर हूँ। श्वेन कहने लगी कि मैंने कंपनी के सभी रूल्स को फॉलो किया, कभी किसी रूल को वायलेट नहीं किया, इसलिए आपको मुझे फायर करने का कोई हक नहीं पहुँचता। लेकिन मैनेजर भी काफी जिद्दी इंसान था। तभी कहने लगा कि तुम शायद जानती नहीं, लेकिन तुम एक टेम्परेरी एम्प्लॉय हो जिसको कोई भी पसंद नहीं करता। अगर मैं तुम पर तरस न खाता तो तुम्हें कोई भी यहाँ पर जॉब करने की परमिशन नहीं देने वाला था। तुमसे ज्यादा अच्छे एम्प्लॉयज हमारे पास आए थे, लेकिन मैंने उन्हें रिजेक्ट करके तुम्हारी हालत पर तरस खाया। लेकिन तुम्हारा नॉन सीरियस एटीट्यूड देखकर ऐसे लगता है जैसे अब तुम्हें इस जॉब की कोई जरूरत नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें फायर कर दिया है। रोज रोज की गलती को माफ नहीं किया जा सकता। और कुछ न सही तो कम से कम यही देख लो कि 29 इयर्स की होने के बावजूद भी तुम सिंगल हो, कोई भी तुम्हें अपनाना नहीं चाहता और मुझे लगता है कि तुम सारी जिंदगी सिंगल ही रहोगी। मैनेजर का ये पर्सनल अटैक श्वेन को बहुत बुरा लगा। तभी वो कहने लगी तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई 60 साल की बुढ़ी हूँ? अभी मेरी एज 30 साल भी नहीं हुई। आपको प्रोफेशनल रहना चाहिए और मुझे पर्सनल अटैक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जिस पर मैनेजर कहने लगा कि अगर किसी गाँव में चली जाओ तो तुम्हारी एज की लड़कियों के 4-4 बच्चे होते हैं, लेकिन तुम्हें देखो, तुम्हारे साथ बच्चे पैदा करना तो दूर की बात, तुम्हारे साथ कोई डेट पर जाना भी पसंद नहीं करेगा। और मैंने फिर भी तुम्हें जॉब पर रखा, लेकिन तुम बहुत ही नाशुक्री लड़की हो। मैं पहले भी कहा है और दोबारा भी कहूँगा कि तुम शायद सारी जिंदगी सिंगल ही रहो और शायद सिंगल ही मर जाओगी। श्वेन मजीद कुछ कहती, तभी यूना मैनेजर को अपनी तरफ अटेंटिव करता है। जिस पर मैनेजर उससे पूछने लगा कि तुम कौन हो? जिस पर यूना मैनेजर के सामने श्वेन को अपने करीब लाता है तो वो सोचने लगी कि ये कितना हैंडसम है, इसका हर एक जेस्चर कितना स्वीट है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि दुनिया में इतने कूल लड़के भी हो सकते हैं। तभी मैनेजर के पूछने पर यूना उसे अपना कार्ड देता है, जिसको देखते ही मैनेजर काफी हैरान हुआ। यूना का कार्ड देखने के बाद मैनेजर कहने लगा कि आप हया हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं ना? हाँ, मैं जानता हूँ कि आप बहुत एक्सपर्ट सर्जन हैं। मुझे पता है कि आपसे अपॉइंटमेंट लेना एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपकी डिमांड ही इतनी ज्यादा है। और मैं ये भी जानता हूँ कि आपका नाम चाइना के बेहतरीन डॉक्टर्स में से एक है। श्वेन यूना को वहाँ से चलने के लिए कहती है। तभी मैनेजर कहने लगा कि एक्चुअली मेरे एक फैमिली मेंबर की तबीयत काफी खराब है और काफी टाइम से हम आपसे अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपको तो पता ही होगा कि आपकी अपॉइंटमेंट मिलना एक काफी मुश्किल काम है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप मुझे डायरेक्ट अपना फोन नंबर दे दे और मैं आपसे अपॉइंटमेंट ले लूं? जिस पर यूना कहने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। अपने चेकअप के लिए तुम्हें बाकी पेशेंट्स की तरह हॉस्पिटल आकर अपॉइंटमेंट लेना होगी। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगा। तभी मैनेजर कहता है कि पता नहीं तुमने खुद को क्या समझ लिया है, मैं ऐसी कोई खास बात नहीं, तुम जैसे हजारों डॉक्टर्स यहाँ पर फिरते रहते हैं और तुम कौन सा आसमान से उतरी हुई मखलूक हो, पता नहीं इतनी अकड़ किस बात की है।
और ऊपर से तुमने इतनी एजिड लड़की से शादी कर ली है, मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी बच्चे पैदा कर पाएगी। इनफैक्ट तुम सारी जिंदगी इससे शादी करने पर पछताने वाले हो। तुम शायद इसको नहीं जानते, लेकिन ये पिछले कई सालों से हमारे साथ काम कर रही है और मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैनेजर की इस बात पर यूना कुछ रिएक्ट करता इससे पहले ही उसकी मॉम वहाँ पहुंचकर मैनेजर को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये बातें कहने की? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी बहू के बारे में कुछ भी बकवास करोगे और हम यहाँ पर आराम से खड़े होकर सुनते रहेंगे? तुम अभी देखो कि मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। बेहतर होता कि ये सब कहने से पहले तुम अपनी औकात याद कर लेते। और इसके साथ ही वो मिस्टर वैंग को कॉल करती है, जो कि स्टोर के ऑनर थे। और उनको कॉल करते ही वो कहने लगी कि क्या तुम्हें लगता है मैंने ये स्टोर्स तुम्हें इसलिए दिए थे कि तुम्हारे एम्प्लॉइज मेरी फैमिली मेंबर्स की इंसल्ट करते फिरे? ये सब मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं तुम्हें अभी के अभी बता रही हूँ कि इसको फायर करो, वरना मैं तुमसे अपना स्टोर वापस ले लूंगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अपनी सारी प्रॉपर्टी वापस ले लूंगी। मिस्टर वैंग उनसे उनकी बहू का नाम पूछते हैं तो वो खुद भी श्वेन के नाम के बारे में नहीं जानती थी। तभी वो उससे उसका नाम पूछने लगी और उसके साथ ही मिस्टर वैंग से कहने लगी कि इस मैनेजर को अभी फायर करो। इस पर ऑनर उसे कहने लगा कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं अभी के अभी इस मैनेजर को बहुत अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ। और अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि मैनेजर को एक फोन कॉल आती है जो मिस्टर वैंग की तरफ से थी और उसे बताया गया कि स्टोर की तरफ से उसे फायर कर दिया गया है। और ये सुनना ही था कि मैनेजर कहने लगा कि प्लीज मिस्टर वैंग मेरे साथ ऐसा मत करे, मैं आपको सारी सिचुएशन एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैनेजर के जाने के बाद श्वेन मॉम से पूछने लगी कि क्या ये स्टोर आपका है? जिस पर वो कहने लगी कि स्टोर भला स्टोर की क्या बात कर रही हो, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग ही मेरी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स है जो हमने रेंट पर दी हुई हैं, लेकिन मेरे लिए इन सब से रेंट कलेक्ट करना एक बहुत मुश्किल काम है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज से ये सब कुछ तुम देखो। और ऑब्वियसली ये सब कुछ श्वेन के लिए काफी अनएक्सपेक्टेड था। तभी वो कहने लगी, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि एक दिन मैं लैंडलेडी बन जाऊंगी और मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप कितनी अमीर हैं, आपके पास कितने सारे पैसे हैं। जिस पर मॉम कहने लगी कि इसमें यकीन न आने वाली कौन सी बात है, बल्कि ये क्या, यहाँ की बहुत सारी कम्युनिटीज में हमारी ऐसी कई बिल्डिंग्स मौजूद हैं और मैं चाहती हूँ कि वो सब भी तुम देखो, फिर तुम्हें भी तो पता चले कि एक बहुत बड़े खानदान की बहू बनना कैसा होता है। जिस पर श्वेन कहने लगी, मॉम आप बहुत स्वीट हैं, आपके साथ होते हुए मुझे कभी भी अपनी मॉम की कमी महसूस नहीं होती। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मदर इन लॉ इतनी स्वीट भी हो सकती हैं। तभी मॉम कहने लगी कि ठीक है, इतना मस्का लगाने की कोई जरूरत नहीं, आज से ये सारी चीजें तुम्हें ही देखनी है और सारी बिल्डिंग से रेंट भी तुम्हें कलेक्ट करना है और इसके बदले में तुम सिर्फ मुझे एक अच्छा सा प्यारा सा पोता दे दो। और ये बात सुनते ही श्वेन के दिल को तो जैसे सदमा ही लग गया और तभी उसके हाथ में मौजूद कीज नीचे गिर जाती हैं और वो मन ही मन में कहने लगी, मैं अच्छे से जानती थी कि ये सब इतना आसान नहीं होने वाला। यूना श्वेन का दर्द समझ सकता था। तभी वो मॉम से कहने लगा, मुझे लगता है कि अब आपको घर जाना चाहिए, आपकी मेडिसिन का टाइम हो रहा है और आपको रेस्ट करना होगा। यूना मॉम को लेकर वहाँ से चला जाता है, जबकि श्वेन वहीं पर खड़ी सोच रही थी कि कितनी जल्दी मेरे हाथ में एक बहुत बड़ी चीज आकर इतनी जल्दी मेरे हाथों से चली भी गई। मैं भी कहूँ कि किस्मत की देवी इतनी जल्दी मुझ पर मेहरबान कैसे हो गई। आखिर मॉम अपनी डिमांड से पीछे क्यों नहीं हट जाती। लेकिन इसके साथ ही वो दोबारा से अपनी ड्यूटी पर लग चुकी थी और कहने लगी कि अभी मैं लैंडलेडी बनी ही थी कि उसका मजा ही खराब हो गया। ऐसे लगता है जैसे मेरी सारी जिंदगी बस इस स्टोर को सेट करने में ही गुजर जाएगी। मूवी आगे बढ़ती है तो हम श्वेन को देखते हैं जो कि इस वक्त भी ड्यूटी पर मौजूद थी। तभी उसको एक मैसेज रिसीव होता है जिसमें उसकी मॉम की तरफ से एक आदमी की पिक्चर सेंड की गई थी जो कि अच्छा खासा एजिड लग रहा था और इसके साथ ही एक वॉइस नोट था जिसमें कहा जा रहा था कि ये लड़का बहुत जल्दी 40 साल का हो जाएगा। मुझे तो इसकी एज काफी मुनासिब लग रही है और मुझे लगता है कि तुम्हें इससे शादी के लिए हाँ कह देना चाहिए ताकि जल्द अज जल्द तुम दोनों बच्चे पैदा कर सको। एक तो वैसे भी कोई तुमसे शादी नहीं करना चाहता और ऊपर से तुमने अपने स्टैंडर्ड्स इतने हाई रखे हुए कि कोई भी तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें जल्द अज जल्द हाँ कर देनी चाहिए। जिस पर श्वेन अपनी मॉम से कहने लगी कि देखिए मॉम प्लीज मुझे इस तरह से प्रेशराइज मत करे। 40 साल एक अच्छी खासी एज होती है और हमारा एज डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है और ना ही मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट है। तभी उसके एक दफा फिर अपनी मॉम की कॉल आती है जो उससे कह रही थी कि मैं दोबारा तुम्हारे कोई भी नखरा बर्दाश्त नहीं करूंगी। एक तो वैसे भी कोई तुमसे शादी नहीं करना चाहता और ऊपर से तुमने अपने स्टैंडर्ड्स इतने ऊंचे रखे हुए कि कोई भी तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं है। मैं इस बात को एक्नॉलेज करना होगा कि अगले साल तुम 30 साल की हो जाओगी जो कि मेरी नजरों में एक अच्छी खासी एज होती है और तुम्हें जल्द से जल्द शादी करके बच्चे पैदा करने चाहिए। लेकिन श्वेन उनसे कहने लगी कि मॉम प्लीज मेरी एज को लेकर बार बार मुझे टॉन्ट मत किया करे। मैं सिर्फ 30 साल की भी नहीं हूँ और आप लोगों की बातों ने मुझे एक ओल्ड कैबेज बना दिया है। इतना प्रेशराइज सब लोग मिलकर मुझे कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी अपनी लाइफ एंजॉय कर सकूंगी। तभी मॉम कहने लगी कि अगर 3-4 साल पहले तुम मेरी बात मान लेती तो आज ये सब ना होता। लेकिन तुमने कभी भी अपनी शादी
बनने के लिए हार्ड वर्क नहीं की और ना ही कभी किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की, और इसी वजह से आज हम दोनों ये सब फेस कर रहे हैं। लेकिन श्वेन भी भला कहाँ इतनी आसानी से पीछे हटने वाली थी। तभी कहने लगी कि अच्छा खासा मेरा हाई स्कूल में चक्कर चल रहा था, लेकिन आप ही थी जो मुझे रोक रही थी। उस वक्त तो आपसे वो सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था और आप बार बार मुझे एक ही बात को लेकर टॉन्ट करती हैं, जिस पर मॉम कहने लगी कि उस लड़के का तो मेरे सामने नाम भी मत लेना। एक नंबर का बुज़दिल था वो। देखो जब से वो अब्रॉड किया है उसने मुड़कर एक दफा भी नहीं देखा, बल्कि वो तो तुम्हें भूल भी चुका होगा, उसको तो तुम्हारा नाम भी नहीं याद रहा होगा। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये आदमी भले एज में थोड़ा ज्यादा है लेकिन सिंगल है। अगर तुमने इसको रिजेक्ट कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे चाइना के सभी अच्छे लड़कों की शादी हो चुकी है और अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि तुम किसी बच्चों के बाप से शादी करके स्टेप मॉम बन जाओ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उससे अच्छा यही है कि तुम इस आदमी से शादी कर लो, कम से कम तुम्हारे अपने बच्चे तो होंगे। जिस पर श्वेन कहने लगी कि नहीं, इससे अच्छा है कि मैं स्टेप मॉम ही बन जाऊं। मुझे वो बनना भी मंजूर है, लेकिन प्लीज आप इस तरह से बार बार कॉल करके मुझे परेशान करना बंद करें। जिस पर मॉम कहने लगी कि नहीं, मैं बिल्कुल भी बंद नहीं करूंगी, तुम्हें कुछ भी हो जाए शादी तो करनी ही होगी। अगर इस लड़के से ना सही तो खुद ही कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लो, लेकिन मैं तुम्हें बिना शादी के बिल्कुल भी आराम से रहने नहीं दूंगी। तभी श्वेन ना चाहते हुए सामने खड़े यूना को अपने पास लाते हुए कहने लगी कि ये कैसा लगा आपको, और इसके साथ ही वो मॉम को दिखाने के लिए यूना को किस करती है और कहने लगी कि देखिए कितना हैंडसम है, इसके बाल भी बिल्कुल ग्रेसी नहीं और ये बहुत अच्छी जॉब भी करता है, इसके कोई बच्चे भी नहीं और इसकी एज भी 30 साल है। इससे पहले ये किसी के साथ रिलेशनशिप में भी नहीं था और उसका घर भी अपना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप सेटिस्फाइड हो चुकी होंगी, इसलिए प्लीज मुझे बार बार कॉल करके परेशान करना बंद करें। श्वेन कॉल ड्रॉप कर चुकी थी। तभी यूना कहने लगा, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अपने पेरेंट्स से बदला लेने के लिए तुम मुझे एज अ टूल यूज करोगी। जिस पर वो कहने लगी कि कोई बात नहीं, इसे माइंड मत करना, फ्रेंड्स हमेशा एक दूसरे के काम आते ही रहते हैं। यूना कहने लगा कि फ्रेंड्स, हम दोनों कब से फ्रेंड्स बन गए। जिस पर श्वेन कहने लगी कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ काफी फ्रैंक हैं, मुझसे कुछ भी छुपाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ ठीक है कि मैं लड़का नहीं हूँ, लेकिन प्लीज मेरे साथ एडजस्ट कर लें। तभी यूना को याद आता है कि हॉस्पिटल में क्या हुआ था और वो एक्सप्लेन करने लगा कि जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। वो लड़का मेरे साथ हॉस्पिटल में जॉब करता है, वो सिर्फ मजाक कर रहा था और मैंने भी मजाक में उसका साथ दे दिया। जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं एक स्ट्रेट आदमी हूँ। लेकिन श्वेन तो जैसे किसी और ही दुनिया में थी। तभी कहने लगी कि कोई बात नहीं, इतना हेजिटेट करने की कोई जरूरत नहीं, मैं एक ओपन माइंडेड लड़की हूँ और हर चीज एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन यूना उसे प्रॉमिस करते हुए कहने लगा कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, प्लीज मेरी बात पर यकीन करो। तभी श्वेन सोचने लगी कि अगर ऐसा ही है तो तुमने क्यों कहा था कि तुम्हें लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं, और हाँ तुमने गाड़ी में मुझसे कहा था कि तुम्हारे मन में किसी लड़की के लिए कोई फीलिंग्स है, तो फिर मुझे बताओ कि वो लड़की कौन है। और तभी यूना सोच में पड़ गया, उसको कोई बहाना सूझा। तभी श्वेन कहने लगी कि तुम्हारे मन में पहले ही किसी लड़की के लिए फीलिंग्स हैं और उसके बावजूद भी तुमने मेरे साथ फेक मैरिज की, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो। जिस पर वो बताता है कि एक्चुअली तब तक मैं तुमसे मिला नहीं था, अगर मैं तुमसे पहले मिल चुका होता तो मैं प्यार भी तुमसे ही करता। तभी श्वेन कहने लगी कि मुझे लगता है कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी और शायद कल रात हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुमने भी अपना माइंड क्लियर कर लिया है। अब शायद तुम्हें पछतावा हो रहा है कि एक फेक मैरिज के लिए मुझे 10 मिलियन युआन देना एक अच्छा खासा बड़ा काम है। और 10 मिलियन युआन का सुनते ही यूना कहने लगा कि क्या मतलब 10 मिलियन युआन, मैंने तुम्हें सिर्फ 5 मिलियन युआन दिए थे। एक मिनट, क्या मेरी मॉम ने भी तुम्हें 5 मिलियन युआन की पेमेंट की है। करते क्या ना करते जब श्वेन को रियलाइज होता है कि अब वो पूरी तरह से पकड़ी जा चुकी है तो वो भी सब कुछ सच बताने लगी और उसे कहती है कि एक्चुअली तुम्हारी मॉम को लगता है कि तुम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते और इसीलिए तुम्हारे साथ टिके रहने के लिए उन्होंने मुझे 5 मिलियन युआन की पेमेंट की। तभी यूना कहने लगा कि मैं भी कहूँ हमारे रूम में वो एंसेस्ट्रल चीजें कहाँ से आई, तो ये सब किया धरा मॉम का है। एंसेस्ट्रल चीजों की याद आते ही उन दोनों को एक दफा फिर वो मोमेंट्स याद आने लगे जो उन दोनों ने कल रात एक साथ बिताए थे और यही वजह थी कि वो दोनों एक दूसरे से आंखें न मिला पाए। तभी यूना कहने लगा, मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए। वो दोनों वहाँ से जाने लगे तो उनकी टक्कर हो जाती है। तभी यूना को रियलाइज होता है कि ऊपर पड़ा जार श्वेन के सर पर गिरने वाला है। तभी वो उसको बचाते हुए अपना सर जख्मी कर देता है। यूना के इस जेस्चर पर श्वेन काफी इम्प्रेस हुई और वो सोचने लगी कि ये कितना अच्छा है, काश जिस लड़की को ये पसंद करता हो वो मैं हूँ तो कितना अच्छा हो जाए। कुछ देर बाद यूना वहाँ से जा चुका था तो श्वेन भी अपने काम में बिजी होने लगी। तभी उसको यूना दोबारा याद आने लगा और यही चीज उसको काफी फ्रस्ट्रेट कर रही थी। मुझे ये डील बिल्कुल भी खराब नहीं करनी, मुझे अपनी लिमिट में रहना होगा। मैं अच्छे से जानती हूँ कि मुझे यूना की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना और ना ही उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट होने देना है। एक दफा फिर उसको खुद का यूना को किस करना याद आता है तो उसको बहुत बुरा लगने लगा और वो सोचने लगी कि हमेशा मैं ही आगे बढ़ती हूँ, मुझे अपने आप को कंट्रोल करना होगा। जबकि दूसरी तरफ हम यूना को देखते हैं जो कि इस वक्त हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी पर
मौजूद था। तभी उसको श्वेन का मैसेज आता है जो उससे कह रही थी कि आज तुम हॉस्पिटल में ही रहना, मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ, मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है। और तभी यूना सोचने लगा कि ऐसी भी क्या बात है जो डिस्कस करने के लिए श्वेन मेरे पास हॉस्पिटल आ रही है। वो श्वेन को रिप्लाई करने लगा। तभी उसकी कोलीग उसके पास आकर उसे किस करने लगी और यही सब वहाँ पर मौजूद श्वेन भी देख चुकी थी। लेकिन यूना इस बात में उलझा हुआ था कि मेरी हार्ट बीट तेज क्यों नहीं हो रही। जबकि श्वेन मेरे पास होती है तो मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। इसका मतलब है कि मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ श्वेन के लिए फीलिंग्स हैं। लेकिन वो नहीं जानता था कि दरवाजे पर खड़ी श्वेन ये सब कुछ देख चुकी है और ये सब कुछ उसको काफी बुरा भी लगा। तभी यूना उसको पीछे करते हुए कहने लगा, ये तुम क्या कर रही हो? और इसके जवाब में उसकी जूनियर टूना उसे कहती है कि मैं पिछले 12 साल से तुमसे प्यार करती हूँ, प्लीज मैं इससे ज्यादा पेशेंस नहीं दिखा सकती, तुम्हें मेरी फीलिंग्स को समझना होगा। लेकिन अब श्वेन वहाँ से जा रही थी और वो सोच रही थी कि मुझे ये सब इतना बुरा क्यों लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिल बहुत बुरी तरह से टूटने वाला है। लेकिन नहीं, मैं इतनी आसानी से 10 मिलियन युआन की अमाउंट नहीं गंवाना चाहती। इन दोनों के बीच जो कुछ भी चल रहा है चलने दो, मुझे इस सबसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं इसी में खुश हूँ कि मुझे मेरे पैसे मिल चुके हैं। लेकिन जब उसको रियलाइज होता है कि आज नहीं तो कल ये दोनों शादी कर लेंगे तो उसको बहुत ज्यादा बुरा लगने लगा और वो सोचने लगी कि आखिर मैं इस चीज को इतना सर पे क्यों सवार कर रही हूँ। जबकि यूना टूना को पीछे करते हुए कहने लगा कि मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम भी अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करो और मुझसे दूर रहो। लेकिन टूना इतनी आसानी से पीछे हटने वाली नहीं थी। तभी वो कहने लगी कि मैं पिछले 12 सालों से तुमसे मोहब्बत करती हूँ और आज तक मैंने अपनी फीलिंग्स को तुमसे छुपाए रखा, और अब जब मुझे पता चला है कि तुम्हारी लाइफ में कोई और लड़की आ चुकी है और तुमने शादी कर ली है तो तुम्हें खो देने का डर बहुत बड़ा है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं खोना चाहती। यूना उसे कहने लगा कि देखो, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ श्वेन से ही प्यार करता हूँ और उसके अलावा किसी के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। और श्वेन का नाम सुनते ही टूना कहने लगी कि क्या तुमने उस लड़की का नाम श्वेन बताया है? ये वही लड़की है ना जो पार्सल्स डिलीवर करती है? तभी यूना कहने लगा कि मुझे उसके प्रोफेशन से बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसी में खुश हूँ कि उसने मुझसे शादी कर ली है और मेरे साथ लॉयल है। इससे ज्यादा तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर ना करो तो ही अच्छा होगा। और इसके साथ ही यूना वहाँ से चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद टूना अच्छे से जानती थी कि उसे क्या करना है और वो अपने डैड को कॉल करके श्वेन के बारे में बताते हुए कहने लगी कि उसको मेरे हॉस्पिटल में एज अ क्लीनर हायर करें, भले कुछ भी हो। कॉल ड्रॉप करते ही मन में कहने लगी कि अब ट्यूना को पता चलेगा कि एक परफेक्ट मैच कितना इम्पोर्टेंट होता है। मूवी आगे बढ़ती है तो हम श्वेन को देखते हैं जो कि इस वक्त अपनी ड्यूटी पर जा रही थी। तभी उसको एक फोन कॉल रिसीव होती है जिसमें उसको बताया जाता है कि अगर वो हॉस्पिटल में क्लीनर की जॉब करती है तो उसे 5.5 लाख युआन दिए जाएंगे। भला इससे ज्यादा उसे क्या चाहिए था। तभी झट से कहने लगी कि ठीक है, मैं ये जॉब करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। और इसके साथ ही वो अपने बॉस को कॉल करते हुए कहने लगी कि मुझे आपके साथ मजीद काम नहीं करना। नेक्स्ट सीन में श्वेन हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी जहां पर उसकी मुलाकात टूना से होती है और उसको देखते ही कहने लगी कि आपके बुलाने पर मैं यहां पर पहुंच चुकी हूं। तभी टूना उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारती है और कहने लगी तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यूना को मुझसे छीनने की, क्या तुम नहीं जानती कि मैं कब से उससे प्यार करती हूँ। तभी वो सोचने लगी लगता है कि यूना ने कल रात के बारे में इसको सब कुछ बता दिया है। तभी वो टूना को एक्सप्लेनेशन देते हुए कहने लगी कि एक्चुअली कल रात जो कुछ भी हुआ वो सब बहुत अचानक से हुआ, मुझे पता नहीं था कि उसके लाइफ में आप मौजूद हो, वरना मैं कभी भी उसके करीब न जाती। एक्चुअली उसने मुझे आज ही बताया है कि वो आपको पसंद करता है। तभी टूना सोचने लगी कि क्या मतलब मुझे पसंद करता है, मुझे तो वो कुछ और बोल के गया था। श्वेन के पूछने पर वो कहने लगी उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा और तुम्हें हम दोनों में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं, ऑब्वियसली वो मुझसे ही प्यार करता है, तुम अपने काम पर फोकस करो। श्वेन अपने काम के लिए बिल्कुल रेडी थी और साथ ही साथ उसको रियलाइज भी हो चुका था। ऐसे लगता है जैसे ट्वेन ने मुझसे बदला लेने के लिए मुझे हायर किया है, शायद ये मेरी वजह से यूना को नीचा दिखाना चाहती है। और ऊपर से मैंने भी बेवकूफी कर दी कि जल्दी से मुंह उठाकर यहाँ चली आए, मुझे बॉस को कॉल नहीं करनी चाहिए थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन उसके जाने के बाद टूना अपने स्टाफ को कॉल करके कहती है कि क्लीनिंग स्टाफ को आज के लिए ऑफ दे दो, आज का सारा काम मेरी बुलाई हुई लड़की करेगी। अगले सीन में हम श्वेन को देखते हैं जो कि पूरे हॉस्पिटल की सफाई करने के बाद अब काफी थक चुकी थी और बहुत ज्यादा नींद की वजह से उसकी आंखें भी बंद हो रही थी। और इसी दौरान यूना भी टूना के साथ ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है। तभी उसकी नजर श्वेन पर पड़ती है तो वो टूना से पूछने लगा कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। टूना अच्छे से जानती थी कि वो किसी भी लेम एक्सक्यूज पर यकीन नहीं करेगा। तभी अचानक से नाटक स्टार्ट कर देती है। लेकिन तभी यूना को रियलाइज होता है कि श्वेन की तबीयत ठीक नहीं है। तभी वो टूना को छोड़ते हुए श्वेन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है और उसे पूछने लगा कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। जिस पर वो कहने लगी कि तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, एक्चुअली मुझे बहुत सारा काम है, मुझे अभी अपना सारा काम फिनिश करना होगा। तभी यूना टूना से पूछता है कि क्या इसे तुमने हायर किया है। मैं अच्छे से समझ रही हूँ कि ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया है। तभी टूना कहने लगी कि इसने खुद ही वॉलंटियर किया है, मुझे क्या जरूरत इसको हायर करने की। लेकिन उसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए यूना श्वेन को उठाते हुए बाहर की तरफ
चल पड़ा और इसी बात पर टूना सिर्फ चिल्लाती रह गई। सीन शिफ्ट होता है तो हम श्वेन को देखते हैं जिसे यूना उसके बेड पर लेटा चुका था और उसके साथ ही वो उसको कंफर्टेबल फील करवाने के लिए उसके बटन खोल रहा था। तभी श्वेन की आंख खुल गई और वो कहने लगी कि ये तुम क्या कर रहे हो, जिस पर यूना कहने लगा कि एक्चुअली मैं तुम्हें कंफर्टेबल फील करवाना चाह रहा था। श्वेन कहती है कि देखो कल रात जो कुछ भी हुआ उसे रिपीट मत करना वरना मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दूंगी, जिस पर यूना कहने लगा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। श्वेन कहने लगी कि एक्चुअली मुझे पता चल गया है कि तुम किसी को पसंद करते हो और मुझे कबाब में हड्डी बनने का बिल्कुल कोई शौक नहीं है। तभी यूना कहने लगा कि क्या तुम जानती हो मैं किसे पसंद करता हूँ, जिस पर वो कहने लगी कि ऑब्वियसली मुझे पता है और जिसे तुम पसंद करते हो उसे कोई भी पसंद कर सकता है, आखिर वो इतनी खूबसूरत जो है। यूना उससे उसकी फीलिंग्स के बारे में पूछता है तभी वो कहने लगी कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती क्योंकि मैं लड़कों को पसंद कर ही नहीं सकती और ऑब्वियसली तुम भी एक लड़के हो। लेकिन एक्चुअली वो उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहती थी और तभी मन ही मन में कहने लगी कि मुझे इस बात का कोई शौक नहीं कि मैं सारी जिंदगी तुम दोनों की खूबसूरत नजारे देखती रहूं। और इसके साथ ही वो यूना से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करती हूँ, कल रात हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और इसके साथ ही वो उसको 10 मिलियन युआन की अमाउंट सेंड करती है। यूना के काफी रोकने पर भी वो ना रुकी और उससे कहने लगी कि मैंने तुम्हें तुम्हारी अमाउंट सेंड कर दी है, अब हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और कल मैं तुम्हारा घर भी छोड़कर चली जाऊंगी। मूवी आगे बढ़ती है तो हम श्वेन को देखते हैं जो कि इस वक्त अपने घर से जा रही थी, लेकिन जाते हुए वो काफी सैड थी और कह रही थी कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है इतना अच्छा घर छोड़कर जाने को। इतनी आसानी से मैंने 10 मिलियन युआन की अमाउंट भी रिजेक्ट कर दी, जबकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। तभी यूना उसके पास आकर उसे कहने लगा कि ठीक है मैं चला जाता हूँ, मैंने वैसे भी अपने लिए होटल में बुकिंग कर ली है, तुम्हें जब तक रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिल जाती तुम यहाँ पर रह सकती हो। तभी श्वेन सोचने लगी कि ये कितना नाइस है, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा तुम्हें छोड़कर जाने का। यूना उसे कहता है कि अगर ऐसा ही है तो रुक जाओ ना, मैं खुद भी नहीं चाहता कि तुम घर छोड़कर जाओ। और तभी उन दोनों की मदर्स वहाँ पर आ जाती हैं। श्वेन की मॉम उसे डांटते हुए कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे बिना पूछे इस मैरिज को कैंसिल करने की, क्या तुम जानती भी हो कि मुझे जब तुम्हारी शादी के बारे में पता चला मैं कितनी खुश हुई। सिर्फ यही नहीं बल्कि यूना की मॉम भी कहने लगी कि मेरे जीते जी तुम इस घर से बिल्कुल भी नहीं जा सकती। तभी श्वेन की मॉम उससे कहती है कि मैंने अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली को बता दिया तुम्हारी शादी के बारे में। इनफैक्ट मैं तो तुम दोनों के लिए एक रिसेप्शन अरेंज करने के बारे में सोच रही थी, जिसके बारे में मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को बता दिया और देखो तुम यहाँ शादी को कैंसिल करने पर लगी हुई हो। यूना की मॉम कहने लगी मैंने तो तुम दोनों के लिए हनीमून भी प्लान कर लिया था, मैं चाहती थी कि तुम दोनों एक साथ अच्छा समय स्पेंड करो, लेकिन पता नहीं तुम लोग किस दुनिया में जी रहे हो। फ्रेंड जो उन दोनों की इमोशनल बातों से काफी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कहने लगी कि पता नहीं आप लोग क्या सोच रहे हैं, हमारा तो कपल ही फेक है। लेकिन वो ये बात पूरी करती इससे पहले ही यूना उसके मुँह पर हाथ रख देता है और इसके साथ ही वो उन दोनों से कहने लगा मुझे लगता है कि हम दोनों को दोबारा से डिस्कस करने की जरूरत है, आप लोगों को ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और इसके साथ ही वो श्वेन को जबरदस्ती दोबारा रूम में ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम श्वेन को देखते हैं जो कि नींद से उठी थी लेकिन काफी स्लीपी थी। तभी यूना उसको कॉफी ऑफर करते हुए कहने लगा कि तुम थोड़ा बेटर फील करने लगोगी। और इसके साथ ही यूना उसे ब्रेकफास्ट ऑफर करते हुए कहने लगा कि इसमें से जो तुम्हें पसंद है वो तुम खा लो, जो बच जाए वो मैं खा लूंगा। और तभी श्वेन सोचने लगी कि ये कितना अमेजिंग इंसान है, लेकिन मन ही मन में सोचने लगी कि ए ऊपर वाले क्या ये नाइंसाफी मेरे साथ ही होनी थी कि इतना अमेजिंग इंसान देकर वापस भी लेना था, क्या फायदा ऐसे पति का जिसके मन में ही कोई और बसता हो। तभी श्वेन उसे कहने लगी हमें मजीद कितनी देर ये ड्रामा करना पड़ेगा, जिस पर वो कहता है कि देखो अगर इस वक्त हम अपनी मॉम के सामने कुछ भी कहने लगे तो बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, इसलिए अच्छा होगा कि हम इस बात को खींचते रहें। लेकिन मन ही मन में कहने लगा कि जब तक तुम्हारा पत्थर दिल मेरे लिए पिघल नहीं जाता तुम्हें मेरे साथ रहना ही होगा, क्योंकि कुछ भी हो जाए मुझे तुम्हें हासिल करना ही है। इस सीन में हम श्वेन को देखते हैं जिसे हॉस्पिटल स्टाफ ने हॉस्पिटल के वॉशरूम में बंद कर दिया था। वो चिल्लाते हुए दरवाजा नॉक कर रही थी तो बाहर से आवाज आने लगी कि जो कुछ तुमने किया और जो कुछ तुम कर रही हो उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलनी चाहिए। आज की रात तुम हॉस्पिटल में ही गुजारो ताकि तुम्हारी स्पिरिट प्योरीफाई हो जाए। टूना हमारे डॉक्टर से 12 साल से प्यार करती है और देखो तुम कितनी आसानी से उनके बीच में आ गई। तभी श्वेन कहने लगी कि मैं कभी भी उनके बीच में नहीं आई और ना ही मैं उन दोनों को अलग करना चाहती हूँ, प्लीज मेरी हालत पर तरस खाओ और दरवाजा खोलो। इसके साथ ही वो अपना फोन चेक करने लगी तो वो भी उसके पास नहीं था। फ्रेंड बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी और चिल्लाते हुए कहने लगी यूना प्लीज मुझे बचाओ, प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे तुम्हारी हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है। जबकि दूसरी तरफ हम यूना को देखते हैं जो कि श्वेन को कॉल कर रहा था लेकिन उसका नंबर नहीं मिल रहा था और यही वो बात थी जिसने उसको बहुत परेशान कर दिया। और तभी उसके पास टूना आ जाती है जो उससे कहने लगी कि एक्चुअली आज मेरी बर्थडे है, क्या तुम मेरे डिनर पर मुझे ज्वाइन करना चाहोगे। तभी यूना उससे कहने लगा कि नहीं मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। यूना उसे बताता है कि एक्चुअली मैं श्वेन को कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उसका नंबर नहीं मिल रहा, क्या तुमने श्वेन को देखा है। तभी टूना उसे कहने लगी कि हाँ मैंने उसको किसी के साथ बाहर जाते
हुए देखा है। और इसके साथ ही वो यूना को श्वेन की वीडियो दिखाती है जिसमें वो किसी लड़के के साथ बाहर की तरफ जा रही थी। एक्चुअली उस लड़के को टूना ने ही पैसे देकर यहाँ बुलाया था। यूना उससे पूछने लगा कि क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि वो लोग कहाँ गए हैं, जिस पर वो कहने लगी कि हाँ, वो लोग हॉस्पिटल के साथ वाले होटल गए हैं। नेक्स्ट सीन में हम श्वेन को देखते हैं जो कि अब तक वॉशरूम में बंद थी, लेकिन टूना का भेजा हुआ लड़का दरवाजा खोलकर उसकी हेल्प करने लगा और तभी वो उसको हक कर लेता है। मूवी आगे बढ़ती है तो हम यूना को देखते हैं जो कि टूना के साथ होटल पहुंच चुका था। वो अंदर की तरफ भागता है, तभी टूना एक परफ्यूम यूज करते हुए कहने लगी कि मेरे 12 साल की फीलिंग्स का तुमने बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया। इतनी आसानी से तुमने मुझे बता दिया कि तुम एक ऐसी लड़की से प्यार करते हो जिसको अभी तुम्हारी लाइफ में आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, और तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें भूल जाऊंगी। अब तुम इस परफ्यूम का कमाल देखना, ये मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए डिजाइन करवाया है, तुम्हें मुझसे मोहब्बत तो करनी ही पड़ेगी। होटल में एंटर होते हुए यूना श्वेन को उस लड़के के साथ जाते हुए देखता है। तभी वो रिसेप्शन पर पूछने लगा कि इस लड़की का रूम नंबर क्या है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसको कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। लेकिन जब टूना ने रिसेप्शनिस्ट के सामने एक बड़ी अमाउंट रखी तो उसने आराम से उनको रूम नंबर बता दिया। टूना रिसेप्शनिस्ट के बताए हुए रूम में जाता है, इससे पहले ही टूना का परफ्यूम अपना जादू जगाने लगा। इसी वजह से न सिर्फ टूना का विजन ब्लर हो गया था बल्कि उसका दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। अब टूना उसे लेकर एक रूम में पहुंच चुकी थी जहां पर वो मौके का फायदा उठाते हुए उसके करीब आई और उसे कहने लगी, मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे मुंह से अपनी तारीफ सुनने के लिए इंतजार किया है। लेकिन परफ्यूम के जरिए से यूना उसे श्वेन समझ रहा था। तभी उसे कहने लगा, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, जिस पर वो कहने लगी कि एक्चुअली मैंने ये बात सुनने के लिए कितना वेट किया है। यूना ने उसे सॉरी कहा और उसे कहने लगा कि एक्चुअली मुझे तुम्हें इतना वेट नहीं करवाना चाहिए था, काश मैं तुम्हें पहले ही बता देता कि मेरे मन में तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स हैं। लेकिन जल्द ही उसको रियलाइज हो जाता है कि वहाँ पर मौजूद लड़की श्वेन नहीं बल्कि टूना है। तभी वो उसको धकेलते हुए पीछे करता है। टूना एक दफा फिर अपना परफ्यूम यूज करने लगी तो यूना उसे रोकते हुए कहने लगा कि तुम मजीद ड्रग्स यूज नहीं कर सकती। अगर ड्रग्स के जरिए असर में थोड़ा सा टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड कर भी लूं तो इससे तुम्हें क्या मिलने वाला है। तभी वो हंसते हुए कहने लगी कि मैं बहुत पिटीफुल हूँ, मैंने सारी जिंदगी तुमसे प्यार किया लेकिन मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लेकिन क्या तुम्हें पता है, मेरी तरह तुम भी काफी पिटीफुल हो। हर बार तुम्हारे मुंह से बस एक ही नाम सुनने को मिलता है और वो है श्वेन का, लेकिन वो भी तुमसे नहीं बल्कि किसी और से प्यार करती है। और उसकी बात सुनते ही यूना रिसेप्शनिस्ट के बताए हुए रूम नंबर में श्वेन को ढूंढने के लिए जाता है। वो अभी नॉक कर ही रहा था तभी पीछे से श्वेन आ जाती है जो उससे पूछ रही थी कि तुम यहाँ पर किसको ढूंढ रहे हो। यूना उसको देखते हुए कहने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो अकेली हो, मुझे लगा तुम किसी लड़के के साथ हो। जिस पर श्वेन कहने लगी कि हाँ, तुम्हारा अंदाजा ठीक था लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्लैशबैक के थ्रू हम श्वेन को देखते हैं जो कि टूना के भेजे हुए लड़के के साथ थी और बेहोशी की हालत में थी। तभी वो लड़का उससे मौके का फायदा उठाने लगा, लेकिन जल्द ही श्वेन की आंख खुली और वो उस लड़के को पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहने लगी कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। लेकिन वो गुर्बत का मारा लड़का शायद बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं था। तभी कहने लगा कि देखो, मुझे गलत मत समझो लेकिन मैं खुद बहुत ज्यादा मजबूर हूँ। एक्चुअली मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे सर पर एक बहुत बड़ा लोन का पहाड़ है जिसकी मुझे पेमेंट करनी है, लेकिन कोई भी मेरी हेल्प करने के लिए रेडी नहीं। मिस टूना ने मुझे कहा है कि अगर मैं आज की रात तुम्हारे साथ स्पेंड करूं तो वो मुझे एक बहुत बड़ा इनाम देंगी, इसलिए मुझे मजबूरन तुम्हारे साथ ये सब करना ही पड़ा। तभी श्वेन उसे कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ लेकिन तुम ऐसा मत करो। और उसके साथ ही वो सोचने लगी तो इसका मतलब है कि ये सब की अधरा टूना का है। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा कि वो इस हद तक गिर सकती है। वो लड़का एक दफा फिर उसको एक्सप्लेनेशन देते हुए कहने लगा कि देखो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी असॉल्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं खुद बहुत मजबूर हूँ और मुझे इस सब के लिए मजबूर किया गया। लेकिन श्वेन कहाँ इतनी आसानी से उसकी बातों में आने वाली थी। तभी उसे कहने लगी कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, एक तो तुम यहाँ पर मेरे साथ ये सब कर रहे थे और ऊपर से मुझे ही एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। जिस पर वो कहने लगा कि देखो, तुम मेरी मजबूरी को समझ सकती हो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर मैं ऐसा ना करूँ तो इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि मुझे भी तो किसी न किसी तरह अपनी जिंदगी गुजारनी ही है। श्वेन कहने लगी कि देखो, जितनी भी बड़ी मजबूरी हो लेकिन इस तरह का गलत रास्ता हमें कभी भी नहीं अपनाना चाहिए। मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा कि तुम किसी की बातों में इतनी आसानी से कैसे आ गए। लेकिन बिल आखिर श्वेन को उस पर तरस आ ही जाता है और उसे कहने लगी कि थोड़े बहुत पैसे तो मेरे पास भी हैं, लेकिन खैर तुम बताओ कि तुम्हें कितना लोन पे करना है। जिस पर वो कहने लगा कि मुझे 2 मिलियन युआन का लोन पे करना है। और ये सुनते ही श्वेन को बहुत गुस्सा आने लगा और वो कहने लगी कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, इतना ज्यादा लोन कौन ले सकता है और इतनी बड़ी अमाउंट कोई तुम्हें क्यों देगा। खैर, मेरे पास पैसे हैं तो सही, लेकिन मैं तुम्हें क्यों दूं, वो मैंने अपनी लाइफ के आखिरी हिस्से के लिए संभाल कर रखे हैं। तभी वो लड़का कहने लगा कि देखो, तुम उसके लिए परेशान मत हो, बस एक दफा तुम मेरा लोन पे कर दो, उसके बाद जैसे ही मैं सेटल हो गया मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। बल्कि जिंदगी के आखिरी हिस्से में अगर किसी ने तुम्हारा साथ ना दिया तो मैं जरूर तुम्हारा साथ दूंगा। मैं बिल्कुल भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, लेकिन प्लीज तुम्हें
खुदा का वास्ता कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालो ना, मैं किसी लड़की को असॉल्ट करना चाहता हूँ और मुझे किसी न किसी तरह ये लोन्स भी देने हैं। लेकिन श्वेन को तो जैसे उसकी सजेशन बिल्कुल भी अच्छी ना लगी। तभी वो कहने लगी कि अपनी हद में रहो, मुझे पता है तुम जैसे लोग फैज़े लेकर भूत की तरह गायब हो जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से इस बात पर यकीन कर लूंगी कि अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में जब मेरे पास कोई भी नहीं होगा तो तुम कहीं ना कहीं से आ टपकोगे, जबकि मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ पर सभी लोग अपने फायदे तक के लिए साथ देते हैं। लेकिन खैर मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन इस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरा फोन और मेरा वॉलेट दोनों ही हॉस्पिटल में है। मैं हॉस्पिटल पहुँचकर तुम्हें कॉल करूंगी और मैं जरूर तुम्हारी हेल्प करूंगी। फ्लैशबैक से वापस आते हुए हमें पता चलता है कि ये सारी बातें श्वेन यूना को बता चुकी थी। सीन शिफ्ट होता है तो हम श्वेन को देखते हैं जो कि अपना पार्सल डिलीवर करने के लिए एलिवेटर में मौजूद थी, जहाँ पर पहले से ही 4 लड़कियां मौजूद थी और ये सब कुछ उसको बहुत जाना पहचाना लग रहा था क्योंकि आज उसे फिर पार्सल डिलीवर करने के लिए उसी बिल्डिंग के फ्लोर नंबर 18 पर आना था। तभी वो सोचने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लड़कियों को दोबारा से यूना की मॉम ने बुलाया हो, और उसका शक बिल्कुल ठीक था क्योंकि एलिवेटर से निकलते ही उसका सामना सबसे पहले यूना की मॉम से होता है जो कि उन लड़कियों को वेलकम कर रही थी और कहने लगी कि मैं तुम सबका ही वेट कर रही थी। उनसे मिलते हुए श्वेन उनसे पूछने लगी कि आपने लड़कियों को क्यों बुलाया है, क्या आप दोबारा से इनको यूना के साथ ब्लाइंड डेट पर भेजना चाहती हैं? जिस पर वो कहने लगी कि नहीं, एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा लोनली फील कर रही थी। और इसके साथ ही आंटी श्वेन को अपने हाथों में मौजूद बुक्स के बारे में बताने लगी और वो अच्छे से जानती थी कि इन बुक्स की ऑथर कोई और नहीं बल्कि श्वेन ही है। श्वेन कहने लगी कि आंटी आप मुझे एम्बैरेस फील करवा रही हैं, क्या जरूरत थी इतना सब करने की और फिर इतनी सारी बुक्स को पब्लिश करने की? जिस पर आंटी कहने लगी कि ये मैंने नहीं बल्कि यूना ने किया है। और इतने में यूना भी वहाँ आ चुका था जो कि आते ही श्वेन को प्रपोज करने लगा और उसे कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? तभी सारी लड़कियां कहने लगी कि प्लीज हाँ कह दो। लेकिन श्वेन कहाँ इतनी आसानी से हथियार डालने वाली थी। तभी कहने लगी कि रिंग तुम लाए नहीं और अब चाहते हो कि मैं हाँ करके तुम्हारे साथ शादी करने के लिए राजी हो जाऊं। जिस पर आंटी कहने लगी कि ऑब्वियसली रिंग लाना हम कैसे भूल सकते हैं। तभी वो पार्सल में मौजूद रिंग यूना को देते हुए कहने लगी कि ये श्वेन को पहना दो। तभी रिंग पहनाते हुए यूना उसे पूछने लगा कि अब मुझे बताओ कि तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या फीलिंग्स हैं। तभी श्वेन आगे बढ़ते हुए उसे किस करती है और कहने लगी कि तुम मेरी जिंदगी का पहला प्यार हो, तुम ही दूसरा और तुम ही तीसरा प्यार हो। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कोई मेरे मन में इतनी जगह भी बना पाएगा और कोई ऐसा भी आएगा जिसके लिए मेरे दिल की धड़कन तेज होना शुरू हो जाएगी। श्वेन के इन अल्फाज ने जहाँ यूना को काफी खुश कर दिया था, वहीं पर आंटी और वहाँ पर मौजूद लड़कियाँ भी काफी अमेज हो चुकी थी। और इसके साथ ही यूना और श्वेन एक दूसरे को पैशनेटली किस करने के लिए एक दूसरे के करीब होते हैं और तभी हमारी जबरदस्त सी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो चुकी थी। उम्मीद है कि आपको ये मूवी जरूर अच्छी लगी होगी, लेकिन अगर यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।